इसमें हम आप सबको ये तीन भेद, उदात्त, अनुदात्त, समाहार, श्वेत, यह तीन भेद बताए थे, महोदय आपकी जिसके आवाज विषय में कट कट आ रही है। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ये हम प्रयास करें कि मेरी ध्वनि आप सबके पास बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्राप्त होती रहे। अगला सूत्र है नासिका वनो अनुनासिकः। आपकी ध्वनि नहीं आ रही है महाराज जी। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, इसका संस्कृत अर्थ है मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। मुख सहित नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण अनुनासिक संज्ञा वाले होते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मुख सहित नासिका से बोले जाने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। इसी तरह गुरुजी से नासिका जी गुरुजी नासिका का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मुख तो समझ गया, मुंह। नाक कुछ वर्ण नाक ऐसी, नासिका का मतलब होता है नाक, कुछ जी जी। वर्ण नाक की सहायता से भी बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो स्वर हुए हैं वो 9 है। तो नासिक, नासिक के स्वर और अनानासिक। नासिक का मतलब होता है नासिका से उच्चारित किए जाने वाले स्वर, और जी अनानुनासिक का मतलब होता है ऐसा स्वर जिसका उच्चारण नासिका की सहायता के बिना किया जाए, तो वह स्वर अनुनासिक होता है। ली वर्ड के दीर्घ न होने के कारण उनका केवल 12 भेद होता है, और एच पुनः बदामी गुरुदेव, पुनः बदामी। मुख नासिका से बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। इसी प्रकार जो हम बताए हैं आ ई उ री, इन वर्णों में प्रत्येक के 18 भेद हो जाते हैं। आ ई उ और री के 18 भेद होते हैं। लृ वर्ण के दीर्घ न होने के कारण 12 भेद होता है। और जो एच है, एच के अंतर्गत ए ओ आय औ, ये 4 वर्ण होते हैं। इनका भी ह्रस्व नहीं होने के कारण 12 भेद होते हैं। यहाँ तक स्पष्ट हुआ। सूत्र जी है गुरुजी। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। मुख और नासिका की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक होता है। इसी प्रकार अ ई
उ री, इन वर्णों के प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। ली वर्ण के दीर्घ न होने के कारण 12 तथा एच अर्थात ए ओ आय औ के ह्रस्व न होने के कारण इनके भी 12 भेद होते हैं। आगे चलें। जी गुरुजी। तो एक मात्रिकोकारोच्चारण काल सदृश काल को अच ह्रस्व संज्ञः। ये भी वेद हम पूर्व में बताए हैं, लेकिन जो मेरी कक्षा नहीं पढ़े होंगे वो नहीं जानते होंगे, उनके लिए फिर से मैं बताता हूँ। कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण काल एक मात्रा काल के बराबर होता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं या उसे ह्रस्व संज्ञक कहते हैं। तो एक मात्रा किसे कहते हैं? अब यह प्रश्न आता है। एक मात्रा का मतलब होता है एक पल, और वह एक पल का ज्ञान हम अपनी आंखों को दिन भर में पता नहीं कितनी बार खोलते बंद करते हैं, लेकिन एक बार प्लग को बंद करके खोलने में या खोल कर बंद करने में जो समय लगता है उसे एक पल अथवा एक काल कहते हैं। तो ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने में एक पल का समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण है अ। आप अपनी आंख को बंद करें या खोल करके बंद करें या बंद हो तो खोलें, वह समय मात्र एक पल का लगता है और उतनी ही देर में जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। आगे है द्विमात्रिको कारोच्चारण काल सदृश काल को अच दीर्घ संज्ञः। तो यह नाम से ही स्पष्ट है कि यदि एक मात्रा का काल में हम उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व होता है, और द्विमात्रा काल में जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं वह दीर्घ होता है। इसका उदाहरण है आ। तो अपनी प्लग को एक खोलिए, पुनः बंद करें, पुनः खोलें और बंद करें। इतनी देर तक जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं उसे दीर्घ स्वर कहते हैं या उस वर्ण को दीर्घ संज्ञक कहते हैं। इसी तरह से त्रिमात्रिक उच्चारण काल सदृश काल को अच उत संज्ञः इति भावः। और जिस स्वर का अथवा वर्ण का उच्चारण करने में 3 मात्रा अर्थात 3 पल का समय लगता हो उसे प्लुत संज्ञक अथवा प्लुत वर्ण कहते हैं। जी गुरुदेव। गुरुजी प्लुत स्वर का या प्लुत संज्ञक का कोई उदाहरण साझा करें आप गुरुजी। एक शब्द है हे राम यहाँ आओ, मोहन पानी लाओ। यहाँ पर जो हम हे राम यहाँ आओ, यह आओ शब्द जो ओ वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं यही प्लुत है। इसी तरह से पानी लाओ,
या भोजनम आनयतु। यहाँ पर जो हम ऊ का उच्चारण कर रहे हैं यह प्लुत है। पानी लाओ में जो ओ का उच्चारण कर रहे हैं अंतिम स्वर वह ही प्लुत संज्ञक है। विशेष करके प्लुत का प्रयोग किसी के आह्वान में या फिर गीत इत्यादि के गान में अपने स्वर अथवा लय की सुदृढ़ता के कारण इनका प्रयोग किया जाता है। जी गुरु जी। तो शायद अब आप सब इनके वर्णों के भेद और इनके कारण अवधि से परिचित हो गए होंगे। जी आगे गुरुदेव। है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यह सूत्र है और इसका संस्कृत अर्थ होता है ताल्वादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेद इत्येतद् द्वयम् यस्य येन तुल्यं तन्मिठः सवर्ण संज्ञः स्यात्। इसका तात्पर्य हिंदी में होता है तालु आदि स्थान अथवा आभ्यंतर प्रयत्न वाले हम आपको आभ्यंतर ये दोनों जिस वर्ण के वर्णों के तुल्य होते हैं वह वर्ण समूह परस्पर सवर्ण संज्ञक होता है। हम आवाज कटने के कारण पुनः बताते हैं। तालु आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण के साथ तुल्य होते हैं वह वर्ण समुदाय परस्पर सवर्ण संज्ञक होता है। इसका मतलब ये है जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं वे वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप सब जानते होंगे एक सूत्र है आकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अ का वर्ण और का के अंतर्गत आ कु में पूरा वर्ग आता है, 5 अक्षर होते हैं क ख ग घ ङ। ये 5 अक्षर ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो अब इसमें इतने वर्ण सवर्णी कहलाते हैं या इनको सवर्ण कहते हैं। तो आ क ख ग घ ङ ह और विसर्ग ये सवर्ण कहलाते हैं। इसी तरह से इचु यशानाम तालुहु ई चा वर्ग अर्थात च छ झ य ये वर्ण भी आपस में सवर्णी कहलाते हैं। तो जिन वर्णों का स्थान समान होता है वे सवर्णी कहलाते हैं या सवर्ण कहलाते हैं।
आगे चलें। जी गुरुजी। यहाँ देखिए लिखा गया है, जहां पर मेरा कर्सर है, शायद आप सबको दिखाई दे रहा होगा। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। संस्कृत में लिखा गया है, ताल्वादि स्थानम, तालु आदि स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न च इति एतद्द्वयम्। और इस प्रकार के ये दोनों, यस्य एन तुल्यम, जिसका जिसके समान होता है, तन्मिथः, वह वर्ण इस प्रकार से सवर्ण संज्ञा स्यात्, सवर्ण संज्ञा वाला होता है। रि लि वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। यहाँ सूत्रकार ने रि और लि वर्ण को सवर्ण ऐसा कहा गया है। इसी तरह से आकुह विसर्जनीय नाम कंठः, जैसा हम आपको बताए हैं, अ का वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो इसके अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण सवर्णी होते हैं। इसी तरह से ईचु यशा नाम तालु, ई, च, छ, ज, झ, य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। ये भी आपस में सवर्ण होते हैं। गुरुदेव, इसमें ई का क्या मतलब है? ई का? ई का नहीं है महोदय जी, वहां ई दूसरा अक्षर है और का दूसरा है। ई और ई, दोनों प्रकार की ई। तो ई क्या वर्ग अर्थात च, छ, ज, झ, य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। एक बार फिर से हम बताते हैं, ई, च, छ, ज, झ, य और श का उच्चारण स्थान तालु होता है। इसी तरह से ऋतु रसाणाम मूर्धा, री, ट वर्ग अर्थात ट, ठ, ड, ढ, ड़ और र तथा श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसी तरह से लृतु लसानाम दंताः, लृ, तु अर्थात त वर्ग, ल और स, इनका उच्चारण स्थान दंत्य होता है। उपपद्यमानीयानाम ओष्ठौ, उ, प वर्ग और उपध्यमानियों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब यहाँ पर महोदय य, म, ङ, ड, न, नाम नासिका च, य, म, ङ, ड़ और न, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। एदयितोः कंठतालुः, ए, ओ, ऐ, औ, इन चारों का उच्चारण स्थान, क्षमा करिएगा महोदय, ए दैतोः अर्थात ए, ऐ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है। इसी तरह से ओ दैतोः अर्थात ओ, औ,
इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओठ होता है। वकारस्य दंतोष्ठम और व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ दोनों होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो 18 भेद हम आपको अभी बताए हैं प्रत्येक के, तो वो 18 भेद आप यहाँ देख सकते हैं। ह्रस्व भेदाः, दीर्घ भेदाः, प्लुत भेदाः, उदात्त अनुनासिक, उदात्ता अननुनासिक, फिर उदात्ता अननुनासिक। इसी तरह से 18 भेद होते हैं। तो हमें आशा है कि आप सब वर्णों के उच्चारण स्थान इत्यादि के विषय में समझ गए हैं। जी गुरुजी बिल्कुल। गुरुजी जी एक प्रश्न, जब हम वर्ग का जो अंतिम नासिका है किस प्रकार से उच्चारण होता है, कृपया आप एक मेरे लिए बार उच्चारण करेंगे? महोदय जी फिर से करें। जो क वर्ग है उसका अंतिम जी नासिका जो वर्ण है उसका उच्चारण आप मेरे लिए कर सकते हैं कृपया? जी जी महोदय। क ख ग घ और अंतिम अक्षर है ङ। क ख ग घ ङ। इसी हाँ। तरह से च वर्ग में भी है। च छ धन्यवाद गुरुजी। ज झ ञ। फिर ट ठ ड ढ ड़। त थ द ध न। केवल दो का ही थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इसे हम लोग जल्दी से कह देते हैं क ख ग घ अंगा। यही हाँ अंगा नहीं है। जी वही जी, क्योंकि अंगा हमने ना बचपन होकर के वहां पर हम आ का उच्चारण न करके न का उच्चारण करते हैं। जी गुरुजी। जी बोल रहे विनय जी। जी विनय जी कुछ कह रहे हैं आप? हैंड राइज किए हैं। फोन मिले के बात कर ले। हम आगे चलें। गुरुजी एक बार प्लुत स्वर और बता देते तो। प्लुत स्वर जो वर्ण की अंतिम वाक्य के अंत में जब हम किसी का आह्वान करते हैं या संबोधन करते हैं तो वहां पर प्लुत स्वर का उच्चारण करते हैं। इसका उदाहरण है हे राम यहाँ आओ। तो जो हम ओ वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं यह प्लुत होता है। इसी तरह से भोजन दो, यहाँ पर जो हम दो का उच्चारण कर रहे हैं, फिर से मैं करता हूँ भोजन दो। अब मांग रहे हैं ना, तो
यही जो ओ का गुरुजी उच्चारण कर रहे हैं, यह प्लुत स्वर है। गुरुजी, जी। हम ऐसे नहीं कह सकते कि जैसे कि जिन मतलब स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से दुगुना और ह्रस्व स्वर से तीन गुना समय लगता हो, तो ऐसे शब्द जो है प्लुत स्वर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें समय तो उच्चारण में अधिक लगती है, जैसे महोदय जी, लाओ। कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान यह देने के योग्य है कि जो थोड़ा विशिष्ट शब्द होते हैं, हम उनमें कुछ हेर फेर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पाणिनि के मतानुसार एक मात्रा कालिको भवेद ह्रस्वः, द्विमात्रिको दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रिको प्लुत ज्ञेयः। तो महोदय जी, यदि हम दीर्घ का 2 गुना करेंगे तो वह 4 हो जाएगा, जबकि प्लुत का 3 ही मात्रा है, और यदि 1 का 2 गुना करेंगे तो वह दीर्घ हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 1 का 3 गुना कर सकते हैं। गुरुजी, मेरे ख्याल से जब हम ओम का उच्चारण करते थे, इसमें 3 प्लुत हैं, ज़्यादा समझ मेरे ख्याल से समझेंगे। जी, वैसे ओम में जब ओ का उच्चारण करते हैं तो उसका भी हम प्लुत ही करते हैं, और माँ माँ में आ का प्लुत करते हैं। माँ का तो नहीं प्लुत कर पाते हैं, लेकिन जो माँ का आ होता है उसको हम प्लुत करते हैं। ओम, इस तरह से जो माँ का आ आता है, यह प्लुत होता है। और हेलो। इसी तरह से जो हम गीत इत्यादि को गाते हैं, तो गीत में भी होता है। हम एक गीत का केवल एक पंक्ति गाते हैं। आया ही रे, आया ही रे, आया ही रे, विहायसी सराग रश्मि चंद्रमा, तनोति रोचि मंथल गना, रागिणी व भासते तारलोचना, आया ही रे, आया ही रे, आया ही रे। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो अंत में हम आया ही रे ऐसा कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, यह तो केवल राग के लिए है। तो राग को भी बनाने के लिए या गीत में भी हम प्लुत स्वरों का प्रयोग करते हैं। गुरुजी, कहीं कहीं इसको दर्शाने के लिए शायद हम लोग देखे वेद मंत्रों में इसको 3 लिखा हुआ आता है। क्या करते हैं? 3 लिखा हुआ आता है, 3। तो वही जो 3 लिखा है वही है प्लुत। जी जी, वही मैं हम भी क्लियर करना। हम भी गुड। आपको यहाँ बताए होंगे। ऊ, ऊंच, ऊंच, ऐसा 3 बार लिखा है ना। उच्च, ऊंच, ऊंच, तो वहां भी है। उच्च में केवल ऊ है, और ऊंच में दीर्घ है। फिर ऊंच लिख करके वहां 3 लिखा गया है, वह प्लुत है। वम, वा, वह इति कालान ये अनुसरन्ति ते क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति संज्ञकाः भवन्ति। जो दुर्गा नवाड़ मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसके ऊपर जो अनुस्वार लगे हैं उनका उच्चारण क्या होगा? अनुस्वार का यो मो ngो नो नो मो में से। नहीं महोदय, ये तो है वो मंत्र की बात है। वो जो मंत्र दृष्टा होंगे वो अच्छी तरह से बता सकते हैं, हम इस पर नहीं
चर्चा कर पाएंगे महोदय जी, क्योंकि वो तो मंत्र है इस, और इसमें उसका सर भिन्न मुझे भिन्न लगता है कि स्वरूप पाणिनि है। का लेकिन इतना हम इसमें आपको वो जरूर कहते हैं, बताएंगे, अनुस्वार इसमें व्याकरण जिस कहते हैं। वर्ण अनुस्वार जिस वर्ण पर होता है, उसी वर्ण के उच्चारण अथवा उस वर्ग के अंतिम नासिक का अनुकरण करते हैं। जैसे एक शब्द है चंचल, तो आप देखते होंगे हिंदी में प्रायः लिखा होता है च के ऊपर बिंदी, फिर च, फिर ल, ऐसा लिखा रहता है। लेकिन जब हम संस्कृत में लिखते हैं, तो संस्कृत में इसके लिखने का तरीका है च, चूंकि च पर ही बिंदु है और उसके जस्ट बाद में च वर्ण है, तो हम च का जो अंतिम नासिक है यहाँ, उसी को वहां ला करके चंचल ऐसा लिखते हैं। जी जी जी। गुरुदेव जैसे वो लगा है ना एंग, उसमें तो फिर वर्ण कोई नहीं है लास्ट में, उसमें एंग क्यों पढ़ते हैं उसको? नहीं, ओम है तो आप ओम को छोड़िए, क्योंकि ओम में चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु के अलग नियम है। शब्द है ऐंग। जो अब नवा जो नवाब मंत्र है एंग ह्रींग क्लिंग, इसमें क्या कौन सा नियम लगता है सर? हम इसी को बता रहे हैं, क्योंकि ऐम आय हम्म वर्ण है, स्वर है, और उस स्वर में हम्म भी एच है। तो एच वर्ण में हम नासिक का अनुकरण नहीं कर पाएंगे, इसलिए नासिकानुसार से च, वहां पर हम अनुस्वार का उच्चारण मकार से करते हैं, तो वह शब्द होगा ऐम। आगे फिर ह्रीम है, वहां पर भी ह के बाद में कोई वर्ण नहीं है, उसमें भी नासिक के नहीं है, इसलिए हम वहां पर भी अनुस्वार को हम्म मकार से उच्चारण करेंगे, ऐम ह्रीम क्लीम। अब स्पष्ट हुआ महोदय? कभी गुरुदेव कहीं पे आप लिखा है ना ऐसा एंग भी, कार, जैसे सिद्ध कुंजिका शोध ना उसमें लिखा है एंकारी सृष्टि रूपा, जो लिखा है इसमें। ऐमकारी सृष्ट रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्यै बीज रूपिण्यै नमोस्तुते, ये लिखा गया है ना। गुरुदेव कुछ लोग एंग भी बोलते हैं, वो अशुद्ध है क्या? नहीं महोदय, अशुद्ध नहीं है। जो अनुस्वार का उच्चारण अनुस्वार से ही करते हैं, वहां तक तो हम्म ठीक है। लेकिन जैसे हम आपको अभी बताए, ऐम ह्रीम क्लीम, हम्म यहाँ तो शुद्ध उच्चारण है। अब हम्म इसका उच्चारण आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐंग ह्रींग क्लींग, हम्म ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आप यदि ऐसा करना चाहेंगे, ऐम ह्रींग क्लींग, तब तो गलत हम्म है। यदि आप म का उच्चारण कर रहे हैं तो म का ही करें, और यदि ङ हम्म का कर रहे हैं तो ङ का ही करें। ये विधान होता है महोदय। मत- आगे अब इसको जो मंत्र दृष्टा होंगे वो ही बता सकते हैं महोदय, क्योंकि हमारी उस पर बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, सिर्फ उच्चारण से इतना तात्पर्य है। तो गुरुदेव मतलब चंद भी गुरुदेव जैसे 5 जो अनुस्वार है उसमें से कोई भी पढ़ सकते हैं? जी, जैसे ए भी पढ़ सकते हैं क्या? ए हिरी यो भी अनुस्वार है जैसे। अनुस्वार तब इसका मतलब आपने लोप कर दिया, तब तो वह अर्थ ही नहीं पूर्ण दे पाएगा। इसलिए ओके अनुस्वार का उच्चारण ठीक है तो गुरुदेव, होना स्वाभाविक है, वो होगा। धन्यवाद। और एक बात महोदय जी, जो मंत्र हैं, जो सूत्र हैं, उनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।
तो यदि हम मंत्रों में परिवर्तन करेंगे तो वह मेरी इच्छा पर नहीं, आपकी इच्छा पर नहीं है, बल्कि वह संबंधित देव की, उनके जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं उनके अनुसार हम लोग उच्चारण करते हैं, ना कि हम अपनी इच्छा से नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव चंद्र बिंदु का क्या होता है? चंद्र बिंदु का उच्चारण? वही चंद्र बिंदु का थोड़ा सा विस्तृत रूप होता है। तो चंद्र बिंदु का मतलब वह विशिष्ट अनुस्वार है और उसे भी अनुस्वार ही कहते हैं। जैसे गुरुदेव आंख, आंख में तो चंद्र बिंदु लगा है आंख के ऊपर में, जी। तो अब उसका वह फिर कैसे? चंद्र बिंदु होने के कारण वह ये सिद्ध करता है कि आप आ के बाद जो ख वर्ण है उसके नासिक का ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर हम वही चंद्र बिंदु ना होती, केवल बिंदु होती, तब वहां पर हम आंख ऐसा कह सकते थे। कहीं आंख को आंख न पढ़े, इसलिए वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। जैसे एक शब्द है झां, झां शब्द है, उसमें भी आप देखते होंगे चंद्र बिंदु बनता है पर वहां बिंदु नहीं बनता है। चंद्र बिंदु जो चंद्रमा के आकार का होता है वह तो बनेगा, लेकिन उसके मध्य में जो बिंदु रखा जाता है वो नहीं रहेगा। क्यों ऐसा है? वहां पर भी हम झा के स्थान पर झाइया का आवृत्ति ना करें, इसलिए वहां पर से बिंदु को हटा दिया गया, केवल चंद्र का ही आकार है। और इसी बोले तरीके से एक संस्कृत में शब्द है डॉक्टर, जो प्रोफेसर होते हैं या फिलोसफर जो होते हैं उनके लिए है डॉक्टर। तो जो वहां डॉक्टर लिखा जाता है, तो डा के ऊपर जो चंद्रबिंदु होता है उसमें भी केवल चंद्र का आकार बनता है, बिंदु नहीं रहता है। उसका एकमात्र कारण है कि कहीं ड के बाद आगे आधा क है, तो क का अनुसरण करते हुए हम वहां पर डॉक्टर ऐसा ना पढ़े। एक शब्द आता है सर, कॉपी, संस्कृत में नहीं आता कॉपी, उसमें जो एस जैसा बना रहता है उसको क्या बोलेंगे? वो महोदय जी, वो अंग्रेजों की बात है, वो चाहे वो लोग जो करें, हम उस विषय में नहीं बता दरअसल वो पाएंगे। पूर्व जबकि वो रूप संधि कॉपी का भी आता है एक। कॉपी नहीं है, उसमें के, कॉपी की स्पेलिंग क्या है? COPEE, COPI। वाला कॉपी नहीं है, संस्कृत में आता है कॉपी, नहीं आता है एक वर्ड कॉपी नहीं को, महोदय जी, बीच में पूर्व रूप बना रहता है, छोट पाव में छोटी की मात्रा कॉपी। उसको हाँ कॉपी का कहते बनता हैं, है, लेकिन कॉपी। उनकी स्पेलिंग को आप देखेंगे तो वहां से सिद्ध अंग्रेजी होता का। है कि वो लोग अब लिखने की कुछ न कुछ तरीके का तो अनुकरण करेंगे ही। भाई हमारी संस्कृत मातृभाषा है, उसमें कुछ ज्ञान निहित है। अस्तु, अधुना अस्माकं समयः जातम्। तो अत्र एव स्वकीयकक्षायाः पिदधानस्य अनुमतिम् इच्छामि। आप सबके अंदर यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। नहीं गुरुजी, बस इतना ही। शुभ रात्रि। एक महोदय जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम शांति मंत्र के द्वारा अपनी कक्षा को बंद करते हैं, यह हम सबकी परंपरा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः शुभ रात्रि। सर्वेभ्यः। नमो नमः। नमो नमः। शुभरात्रि। पुनर्मिलामः। नमो नमः गुरुजी, धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को। रात्रि गुरुजी। ये आशीष जी क्लास ज्वाइन करके कहाँ चले गए? नितिन जी क्लास खत्म हो गई है, इस टाइम आप जुड़ रहे हैं क्यों? नितिन जी लीजिए, मैंने आपको रिमूव कर दिया। कक्षा समाप्त हो गई क्या? आवाज जा रही है मेरा? हेलो हेलो, सुन रहे हैं कोई? आवाज जा रही है क्या? विवेक ऑल नोटकर जी, आवाज जा रही है क्या? हेलो 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 हेलो, आवाज जा रही है क्या? हेलो 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 हेलो, वैदिक ब्राह्मण परिवार जी, हेलो, आवाज जा रही है क्या?